स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर टर्म्स में हुआ करती थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपनी कंट्री में कुछ भी इंपोर्ट करना है तो उसके लिए डॉलर की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की रेलेवेंस कम होती हुई नजर आई है। बहुत सारी कंट्रीज आज की तारीख में डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इंडिया और रशिया की बायलैटरल ट्रेड, पिछले कुछ समय में इंडिया और रशिया की बायलैटरल ट्रेड 90% तक या तो डोमेस्टिक करेंसी में सेटल की गई है या फिर किसी ऑल्टरनेट करेंसी, मतलब दोनों ही कंट्रीज अपनी बायलैटरल ट्रेड में डॉलर को डिच करती हुई नजर आ रही है। कुछ यही देखने को मिला है रशिया और चाइना के बीच की ट्रेड में, जहां पर 90% तक ट्रेड डोमेस्टिक करेंसी में की जा रही है। इसी सिनारियो को देखते हुए अब यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को एक धमकी दे दी। धमकी है कि अगर इन कंट्रीज ने ब्रिक्स करेंसी डेवलप करने की कोशिश की या फिर किसी ऑल्टरनेट करेंसी को सपोर्ट करने की कोशिश की, जो करेंसी यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड में रिप्लेस कर सकती है, तो फिर ब्रिक्स कंट्रीज से यूएस की तरफ होने वाले एक्सपोर्ट के ऊपर वो टैरिफ को 100% तक बढ़ा देंगे। अगर यूएसए ने ब्रिक्स से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 100% तक बढ़ा दी तो इसका रिपरकशन कुछ ऐसा होगा कि ब्रिक्स कंट्री से यूएस की तरफ होने वाला एक्सपोर्ट ना के बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट नील, जीरो। वो इस वजह से क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी को 100% तक बढ़ा दिया गया तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से डर बैठाया जा रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर कि अगर आप यूएस डॉलर को डिच करने की कोशिश करेंगे या फिर आप कोई ऑल्टरनेट करेंसी डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो यूएस के साथ आपका जो ट्रेड है वो मैं बिल्कुल खत्म कर दूं। अब इतना हार्श स्टैंड यूएसए के नए प्रेसिडेंट लेते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसा इस वजह से क्योंकि पिछले कुछ समय में इंटरनेशनल लेवल पर रशिया, चाइना और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी खराब हो गए। इनफैक्ट ब्रिक्स का लेटेस्ट समिट कजान में हुआ था, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह क्लेम किया था कि यूएस और यूएसए के वेस्टर्न अलाइज डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वेपन। सो डॉलर इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में रशिया को आइसोलेट करने की कोशिशें चल रही हैं। जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तभी से रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम एक्सेस करने से भी रोक दिया गया। स्विफ्ट वो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल बैंक्स करते हैं एक दूसरे के साथ पेमेंट सेटलमेंट के लिए। अगर रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में रशियन बैंक्स को आइसोलेट किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से रशिया की इकोनॉमी को खोखला करने की कोशिशें चल रही हैं। रशिया के प्रेसिडेंट ने यह बात कही थी। इनफैक्ट 2023 में ब्रिक्स का समिट हुआ था जोहानिसबर्ग, जहां पर ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ड सिल्वा ने यह कहा था कि ब्रिक्स कंट्रीज को अपनी एक न्यू ब्रिक्स करेंसी डेवलप करनी चाहिए और आपस में जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं ब्रिक्स करेंसी में करनी चाहिए। और तभी से यह स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि हो सकता है ब्रिक्स कंट्रीज एक ब्रिक्स करेंसी डेवलप कर रही है और इसी वजह से यह धमकी देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेकुलेशन है। इनफैक्ट इस बार का जो ब्रिक्स समिट कजान में हुआ था वहां पर रशिया के प्रेसिडेंट ने एक नोट भी रिलीज किया था। यह रहा वो नोट। जिस नोट को अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रिक्स की 5 कंट्रीज के फ्लैग आपको दिखाई दे जाएंगे। और इसी के बाद से यह स्पेकुलेशन और तेज हो गई थी कि ब्रिक्स कंट्रीज एक नई करेंसी ब्रिक्स करेंसी डेवलप करने वाली है और इसी को देखते हुए यह धमकी दी गई है। यहीं से निकल कर आता है यह कॉन्सेप्ट जिसे कहा जा रहा है डी डॉलराइजेशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ साल पहले तक इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड हुआ करती थी वो डॉलर टर्म्स में हुआ करती थी। इनफैक्ट ज्यादातर कंट्रीज अपने यहां जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करती हैं वो भी डॉलर टर्म्स में ही मेंटेन होता है। इनफैक्ट 56% तक
ग्लोबल लेवल पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन किया जाता है इट इज इन डॉलर्स। लेकिन अब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जा रहा है। कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करना प्रेफर कर रही हैं। कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर ही नहीं बाकी ग्लोबल करेंसीज को भी अब शामिल कर रही हैं, जैसे पाउंड, यूरो, येन, उनको भी शामिल किया जा रहा है, जिससे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। क्योंकि अगर आपकी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती है तो डॉलर का दाम जैसे जैसे चेंज होता है आपकी इकोनॉमी भी वैसे वैसे अफेक्ट होती है। इनफैक्ट डॉलर का दाम तय करने की अथॉरिटी यूएसए की गवर्नमेंट के पास है, और अगर यूएस की गवर्नमेंट डॉलर के प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन करती है, कोई चेंजेस लेकर आती है, तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है। और इसी वजह से आज की तारीख में डी डॉलराइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सो डी डॉलराइजेशन की अगर बात की जाए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इट इंक्लूड्स ऑल्टरनेटिव करेंसीज फॉर ट्रेड, जैसा मैंने कहा डोमेस्टिक करेंसीज का यूज किया जा रहा है, डाइवर्सिफाइंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड डेवलपिंग न्यू पेमेंट सिस्टम। तो जो स्विफ्ट सिस्टम है, इस स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर भी डिपेंडेंस को कम किया जा रहा है। इनफैक्ट ब्रिक्स कंट्रीज और इंडिविजुअली रशिया और चाइना भी अपने ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे स्विफ्ट के ऊपर उनकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए। बट क्या कभी आपने सोचा है कि डॉलराइजेशन का फिनोमिनन हुआ कैसे? कैसे एक देश की नेशनल करेंसी ग्लोबल करेंसी बन गई? पूरे 100 साल का एक इतिहास है, पूरी एक सेंचुरी लगी है यूएस डॉलर को एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने में। तो आइए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि डॉलराइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे यूएसए ने अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि लगभग 58% तक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन किए जाते हैं वो डॉलर टर्म्स में ही मेंटेन किए जाते हैं, और इसी वजह से डॉलर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट डॉलर की ये रेलेवेंस, ये इंपॉर्टेंस बनी कैसे, चलिए वो समझते हैं। लेकिन वहां तक चलने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में जाके समझना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच और 2025 के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एसी लाइव मेरा कोड है, ये अप्लाई करके जब आप एसी लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेंटरशिप भी मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिस टेलीग्राम चैनल पर आपको स्टडी आईक्यू का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। 19th सेंचुरी की अगर बात की जाए, उस समय पूरी दुनिया में जिसको वैश्विक महाशक्ति कहा जा सकता है, ग्लोबल सुपर पावर कहा जा सकता है, वो हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर। और इसी वजह से 19th सेंचुरी में ग्लोबल करेंसी या फिर यूं कहा जाए रिजर्व करेंसी हुआ करती थी पाउंड। लेकिन धीरे धीरे करके यूएस से भी इमर्ज कर रहा था। इनफैक्ट जैसे जैसे 20th सेंचुरी में हम आगे बढ़े हैं, वैसे वैसे इंटरनेशनल लेवल पर यूएसए का डोमिनेंस बढ़ता गया। लेकिन 20th सेंचुरी के इनिशियल फेज में, इनिशियल ईयर्स में यूएसए इतना पावरफुल नहीं था। हाँ, वो इमर्ज जरूर कर रहा था, इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रहा था बड़ी फास्ट स्पीड से, लेकिन अभी भी उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था कि यूएस के डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी बनाया जा सके। जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय की सबसे बड़ी वॉर थी। जितना डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा उतना आज तक नहीं देखा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रिपरकशन जो फेस करना पड़ा वो करना पड़ा ब्रिटेन को। ब्रिटेन या फिर यूं कहा जाए अदर यूरोपियन सुपर पावर्स, दे सफर्ड, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी इकोनॉमी एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई। और यहां पर मौका मिला यूएसए को अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का। सो यूरोपियन इकोनॉमीज दे वीकेंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वहां पर यूएसए इमर्ज करता है एज अ क्रेडिटर नेशन। यूएसए ने इन यूरोपियन नेशंस को, इन यूरोपियन सुपर पावर्स को
लोन देना शुरू किया जिससे ये अपनी इकोनॉमीज को रीबिल्ड कर सके. सो एज यूरोप स्ट्रगल्ड, द यूएस इकोनॉमी बूम, अमेरिका बिकेम अ मेजर क्रेडिटर, लेंडिंग एक्सटेंसिवली टू यूरोपियन कंट्रीज. तो यूरोपियन कंट्रीज को एक्सटेंसिवली लेंडिंग की गई, बहुत पैसा उधार दिया गया जिससे ये अपनी इकोनॉमीज को रीबिल्ड कर सके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर सके. और एक वाटरशेड मोमेंट आया 1944 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली. यूएसए में ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जहां पर दो बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस सामने आती हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस या फिर ब्रेटन वुड्स कजिन्स. एक है आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक. ये दोनों ही मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका काम था ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना. जहां एक तरफ वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आईएमएफ की, तो आईएमएफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था. वो कंट्रीज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रही थी, आईएमएफ उनको मनी प्रोवाइड कर रहा था, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा था. और चाहे हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, चाहे हम बात करें आईएमएफ की, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती थी, लोन प्रोवाइड करती थी, वो होता था डॉलर टर्म में. और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही यह डिसाइड किया गया दैट डॉलर इज गोइंग टू बिकम द प्राइमरी रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. तो 1944 वो वाटरशेड ईयर है जहां पर यह डिसाइड किया गया कि यूएस डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. इनफैक्ट जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी दो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिनका फंक्शन यही था कि डॉलर टर्म्स में फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए. अब पूरी दुनिया को जो लेंडिंग हो रही थी वो डॉलर टर्म्स में हो रही थी. सो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती चली गई. द डॉलर बिकेम द सेंटर पीस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. इनफैक्ट उस जमाने यूएस डॉलर को पेग किया गया था गोल्ड के साथ. मतलब यूएस डॉलर की जो कीमत हुआ करती थी वो गोल्ड की टर्म्स में निकाली जाती थी. और उस समय पूरी दुनिया का 70% ऑफ द गोल्ड रिजर्व वो यूएस के पास ही था. यह माना जाता था कि कोई कंट्री अगर करेंसी प्रिंट करना चाहती है तो उसके पास गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, और पूरी दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व तो यूएसए के पास ही था. तो यूएसए जितना चाहे उतना डॉलर प्रिंट कर सकता था और पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर सकता था, जो यूएसए ने किया. और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर यूएस डॉलर की जो तरलता है वो बढ़ती चली गई, लिक्विडिटी बढ़ती चली गई, और ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज की डिपेंडेंस यूएस डॉलर पर बढ़ती गई. एक और वाटरशेड मूवमेंट आया 1970s में, जहां पर यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको कहा जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम. जहां पर यह एग्रीमेंट किया गया कि सऊदी अरेबिया जितना भी ऑयल बेचेगा किसी भी कंट्री को, वो डॉलर टर्म्स में बेचेगा. मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया केवल यूएस डॉलर में ही पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा. अब आप सोचिए, पूरी दुनिया की डिपेंडेंस ऑयल के ऊपर, और अगर आपको ऑयल खरीदना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी यूएस डॉलर में. तो यूएस डॉलर की इंटरनेशनल डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई. इनफैक्ट इस पेट्रो डॉलर सिस्टम को देखते हुए सबसे पहले यह एग्रीमेंट हुआ था यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में. इसको देखते हुए बाकी ओपेक कंट्रीज, वो कंट्रीज जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती थी, उन्होंने भी पेट्रो डॉलर सिस्टम को अपना लिया. पेट्रो डॉलर सिस्टम को अपनाने में उनका क्या फायदा था? जो भी उनको पेमेंट मिलती थी उस पेमेंट का वो यूज करते थे यूएसए से हथियार परचेज करने के लिए, आर्म्स इंपोर्ट करने के लिए, प्लस यूएसए उनकी मदद करता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन थी. इसी वजह से पेट्रो डॉलर सिस्टम पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लग गया. ना केवल सऊदी अरेबिया बल्कि बाकी ओपेक कंट्रीज ने भी इसे बहुत जल्दी ही अडॉप्ट कर लिया, और इसकी वजह से आर्टिफिशियल नीड ऑफ यूएस करेंसी वो बढ़ती चली गई. क्योंकि अगर आपको
ऑयल इंपोर्ट करना है, अगर आपको तेल खरीदना है तो फिर आपको पेमेंट तो यूएस डॉलर में ही करनी पड़ेगी। इस तरीके से पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में यूएस डॉलर की रेलेवेंस, उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। इसके साथ साथ 1990 खत्म होते होते यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गए, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। यूएस डॉलर को टक्कर देने के लिए एक ही कंट्री थी, यूएसएसआर, अब वो भी डिसइंटीग्रेट हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया और अब यूएसए के वर्चस्व को रोकने वाला कोई देश नहीं था। इसने भी यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको बढ़ावा देने में बहुत बड़ी यूएसए की हेल्प की। सो सोवियत कोलैप्स्ड, द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 सॉलिडिफाइड यूएस इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। The US economy continued to be the largest and most stable globally, providing a strong foundation for dollar's reserve status. USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन यूएसए और पावरफुल होता चला जा रहा था, यूएस की इकोनॉमी और एक्सपैंड करती चली जा रही थी, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर जो इन्वेस्टर्स थे, जो कंट्रीज थी, उनका भरोसा यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ता चला गया। और इसी वजह से ना केवल यूएस डॉलर बल्कि यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स, उनकी डिमांड बढ़ने लग गई। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिमेन प्रेडोमिनेंटली डॉलर डिनोमिनेटेड। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा फायदा यूएसए को मिला, उसका डॉलर या फिर यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स, उनकी डिमांड बढ़ने लग गई और ग्लोबल ट्रेड में और ज्यादा यूएस डॉलर की डिमांड उठने लगी। बट 2007-8 के बाद यूएस डॉलर के ऊपर जो पूरी दुनिया का भरोसा था वो उठने लगा, और ऐसा इस वजह से क्योंकि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो स्टार्टिंग देखने को मिली वो यूरोप और यूएसए में देखने को मिली। यूएसए के बड़े बड़े बैंक्स जैसे लीमन ब्रदर्स रातों रात दिवालिया हो गए, और यहां पर यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी और यूएस डॉलर दोनों पे ही सवाल खड़ा हुआ। तो यहां पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ यूएस डॉलर एंड हेल्थ ऑफ यूएस इकोनॉमी, इस पर क्वेश्चंस रेज हुए कि क्या हम यूएस की इकोनॉमी या यूएसए के डॉलर के ऊपर रिलाय कर सकते हैं, क्या ये एक स्टेबल करेंसी है भी या नहीं। पैरेलली कुछ डेवलपिंग कंट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, राइज कर रही थी, और यही है आपके ब्रिक्स नेशन। The growth of China and other BRICS nation has led to calls for more diversified global currency system. अब ये कंट्रीज बहुत तेजी से राइज कर रही थी और ये भी यूएसए की डोमिनेंस, यूएसए के डॉलर की रेलेवेंस, उसको लेकर परेशान थी। इन्होंने भी यूएस डॉलर के ऊपर सवाल खड़े किए, स्विफ्ट जैसे फाइनेंशियल सिस्टम्स उसके ऊपर सवाल खड़े किए, और डिमांड होने लगी ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम। इनफैक्ट पिछले एक डेकेड में डिजिटल करेंसीज भी बहुत बढ़ गई हैं, जैसे बिटकॉइन। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसीज ये डिसेंट्रलाइज करेंसीज है, इन पर किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करना शुरू कर दिया, जैसे आरबीआई ने। तो यहां पर ये डिजिटल करेंसीज या फिर सेंट्रल बैंक्स जो अपनी डिजिटल करेंसीज प्रेजेंट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, वो भी यूएसए के डॉलर को चैलेंज कर रही हैं, वो भी यूएस डॉलर के ऊपर जो ग्लोबल डिपेंडेंस है उसको कम कर रही है। और ये सारे के सारे स्टेप्स, ये सारे के सारे जो आप इवेंट्स देख रहे हैं, इनकी वजह से डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो और स्पीड अप होगी। अब डी डॉलराइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या मेन स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो यहां पर 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए, और डॉलर का जो स्टेटस है एज ग्लोबल रिजर्व करेंसी वो धीरे धीरे करके खत्म करने के लिए। सबसे पहला है रिड्यूस्ड डॉलर यूजेज इन ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में जो डॉलर यूज किया जाता है पेमेंट के लिए, उसको कम किया जाए। इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि इंडिया और रशिया के बीच की ट्रेड या रशिया और चाइना के बीच की ट्रेड, ओवरऑल ट्रेड जो है उसमें 90% से ज्यादा डोमेस्टिक करेंसीज या फिर किसी ऑल्टरनेट करेंसी में की जा रही है।
ब्रिक्स करेंसी का जो प्रपोजल आया है वो भी एक ऑल्टरनेट करेंसी के तौर पर ही आया है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ग्लोबल लेवल पर जो ट्रेड हो रही है उसमें डॉलर का इस्तेमाल करना, डॉलर का यूज करना, उसको खत्म करना पड़ेगा। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करते हैं उसमें डॉलर के अलावा जो और ग्लोबल करेंसीज है जैसे यूरो, युआन, येन या फिर गोल्ड, इनको बढ़ावा दिया जाए और यूएस डॉलर को कम किया जाए। इनफैक्ट रशिया ने ऐसा करना शुरू कर दिया। रशिया ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर्स या फिर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, उनकी मात्रा को कम करना शुरू कर दिया। और तीसरा स्टेप है ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम। और ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम भी डेवलप होने शुरू हो गए, जैसे चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। इसका इस्तेमाल ना केवल चाइना बल्कि रशिया भी कर रहा है, और रशिया पैरेलली अपना भी एक डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे स्विफ्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। तो ये तीन बड़े कदम ग्लोबल लेवल पर उठाए जा रहे हैं डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा और कंट्रीज क्या क्या स्टेप उठा रही है, कैसे डॉलर के ऊपर वो डिपेंडेंस को कम किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स की, तो आसियान कंट्रीज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने आपस में बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है जहां पर ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए डोमेस्टिक करेंसीज को स्वैप करती है। और लगभग 380 बिलियन डॉलर्स का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ। सिमिलरली साउथ अफ्रीका की करेंसी को बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज यूज कर रही हैं आपस में ट्रेड करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है वो भी अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर चुकी है। तो ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे रीजनल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए। इनिशिएशन ऑफ ट्रेड इन नेशनल करेंसीज, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। कुछ साल पहले ब्रिक्स ने अपना एक बैंक डेवलप किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक। ये कहा जा रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो कि एक ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रीजनल लेवल पर टक्कर देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक डेवलप किया गया। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक की तरह बड़ा तो नहीं है, अभी काफी समय लगेगा वर्ल्ड बैंक के लेवल उस स्टेटस को अचीव करने के लिए, लेकिन अभी भी 50% तक ये जो अपने लोन्स रिलीज कर रहा है वो डोमेस्टिक करेंसी में ही कर रहा है। सो डिसबर्सिंग अप टू 50% ऑफ इट्स लोन इन नेशनल करेंसीज। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी नेशनल करेंसीज को प्रमोट कर रहा है। चाइना डेवलप्ड रेनमिनबी इन 2015। चाइनीज करेंसी को कहा जाता है रेनमिनबी या फिर युआन। 2015 से ही चाइना ने उसका ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, मतलब ग्लोबल ट्रेड में रेनमिनबी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। एंड ऑफर्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर पार्टिसिपेंट्स इन क्रॉस बॉर्डर युआन पेमेंट एंड ट्रेड। तो 2015 से ही चाइना भी अपनी डोमेस्टिक करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहा है। अलग अलग कंट्रीज के साथ जो उसका सेटलमेंट होता है, जो ट्रेड होती है, वो रेनमिनबी या युआन की टर्म्स में वो कर रहा है। रशियन बैंक्स हैव स्टार्टेड यूजिंग चाइना बेस्ड क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रशियन बैंक्स ने भी चाइना बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक स्टेप यूएसए के लिए जो है वो है ब्रिक्स करेंसी, जिसका प्रपोजल लास्ट ईयर 2023 में रखा गया। इनफैक्ट 2024 में कजान में हमने देखा भी कि एक नया नोट रशिया के प्रेसिडेंट ने रिलीज किया था जिसमें इन 5 देशों के फ्लैग्स शामिल थे। वो सिंबॉलिक था, ये दिखाने के लिए कि हम एक ब्रिक्स करेंसी डेवलप करने वाले हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं यूएसए इनसिक्योर भी फील कर रहा है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई हुई थी। सो ब्रिक्स नेशंस आर एक्सप्लोरिंग अ शेयर्ड करेंसी फॉर इंट्रा ब्लॉक ट्रेड। लेकिन क्या इतना आसान है एक नई करेंसी को एस्टैब्लिश करना? इतना आसान है ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एक नई करेंसी को एस्टैब्लिश करके आपस में उसमें ट्रेड करना? तो नहीं, इतना इजी तो नहीं होने वाला। और इसी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जियोपॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी है। अगर मैं बात करता हूं ब्रिक्स कंट्रीज की, तो जैसे चाइना और इंडिया, इनके आपस में बॉर्डर इश्यूज चलते रहते हैं, वो भी दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है।
अगर मैं इकोनॉमीज की भी बात करता हूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पर है, और इसी वजह से इकोनॉमिकली इन्हें इंटीग्रेट करना और एक करेंसी का इस्तेमाल करना ट्रेड करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो इतना आसान नहीं है जितना शायद इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि एक ब्रिक्स करेंसी डेवलप कर दी जाएगी। समय भी लगेगा, और कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए उसको इंटीग्रेट करना और उसको यूज करना, दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। लेकिन हां, कहीं ना कहीं उसका प्रपोजल जरूर आया है, जिसकी वजह से यूएसए इनसिक्योर फील कर रहा है। और रशिया ने भी डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स तेज कर दिया। जैसे मैंने आपको समझाया था कि रशिया ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर की जो मात्रा है उसको कम कर दिया, और जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे उसको भी रिड्यूस कर दिया है। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो इंकरेजिंग ऑयल एंड गैस सेल्स इन रूबल और अदर नॉन डॉलर करेंसी। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो ऑयल ट्रेड होती है उसमें जो पेमेंट हो रही है वो रूबल्स की टर्म में ही हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी में ही हो रही है। तो यूएस डॉलर का इस्तेमाल वो ट्रेड में करना धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रहा है, और एसपीएफएस सिस्टम को भी वो डेवलप कर रहा है, विच इज गोइंग टू राइवल स्विफ्ट एट डोमेस्टिक लेवल। अब खैर ये तो बात रही बाकी देशों की। इंडिया क्या कर रहा है? क्या इंडिया भी डी डॉलराइजेशन चाहता है? क्या इंडिया भी बिना कोई सवाल खड़े किए एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर डॉलर के ऊपर उसकी डिपेंडेंस को कम करता चला जा रहा है? जहां एक तरफ यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है, दूसरी तरफ डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को भी कम करना है। तो हां, इंडिया भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाता हुआ नजर आ रहा है। बट हां, इंडिया को बहुत ही एक ट्रिकी पाथ जो है उसको ट्रेड करना पड़ेगा, और इसी वजह से इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो बैलेंसिंग रिलेशनशिप विद बोथ ब्रिक्स एंड वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया ने भी रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच की जो ऑयल ट्रेड है वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कंप्लीट पेमेंट हमने डोमेस्टिक करेंसी में ही की है। मैंने आपको इंडिया और रशिया की ट्रेड का एग्जांपल तो दिया ही था, एक और एग्जांपल हमारे सामने है इंडिया और यूएई की ट्रेड। तो इंडिया भी रुपीस को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। इंडिया भी डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड या फिर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है, जहां पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज, उन पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। सो प्रमोटिंग रुपी यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशली विद नेबर्स। इसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट करने के लिए ई रुपी भी लॉन्च किया है। तो डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की गई है, और डिजिटल करेंसी हेल्प करेगी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। एक्सप्लोरिंग अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो इंडिया भी चाहता है कि डॉलर के ऊपर उसकी डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाए, और इसी वजह से इंडिया भी डी डॉलराइजेशन के लिए कदम उठा रहा है। लेकिन इंडिया के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया को बैलेंस करना है। जहां इंडिया एक तरफ ब्रिक्स का पार्ट है, वहीं इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है। इनफैक्ट यूएस उन सिलेक्टिव कंट्रीज में से है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, और इसी वजह से इंडिया को बहुत ही समझदारी के साथ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की, तो क्या क्या चैलेंजेस कंट्रीज को फेस करने पड़ेंगे? अगर मैं इंडिया की ही बात करता हूं, तो अगर हम डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। डॉलर के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, और यूएसए समय समय पर अपने डॉलर की वैल्यू को मैनिपुलेट करता है। हमें इस रिस्क को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। यूएसए नहीं चाहेगा कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो वो कंट्रोल कर रहा है कंट्रीज की, उसको इतनी आसानी से जाने दे, और इसी वजह से धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। सिमिलरली फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क है। पूरी दुनिया और ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं यूएस डॉलर पर बेस्ड है। यूएस डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है। तो अगर हम यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम करते हैं, देयर आर रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि अभी कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी ग्लोबल लेवल पर डेवलप नहीं हुई है। सिमिलरली
यूएस के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, यूएसए उन सिलेक्टिव कंट्रीज में से है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। तो वो भी रिस्क होगा कि अगर हम डी डॉलराइजेशन प्रमोट करते हैं तो हमारी और यूएसए की जो ट्रेड है, हमारे जो रिलेशनशिप है, वो भी सार हो सकते हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन तो यही खड़ी हो गई है कि ब्रिक्स को धमकी दे डाली है यूएसए के नए प्रेसिडेंट ने कि आपकी तरफ से जो यूएसए में इंपोर्ट होगा उस पर 100% तक टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो वो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या ये चैलेंजेस फेस करने चाहिए? क्या हमें रिस्क उठाना चाहिए? अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वे करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस को? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। रिड्यूस यूएस डॉलर डिपेंडेंस। देखिए, अगर हम डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो हम डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम, और अगर डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंस रिड्यूस हुई, कम हो गई, तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी बढ़ जाएगी। हम ग्लोबल लेवल पर जो डिसीजंस लेते हैं उसमें यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। हालांकि आज भी इंटरनेशनल लेवल पर जो हम डिसीजंस लेते हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ही लेते हैं, अपनी वैल्यूज को देखते हुए लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि डिपेंडेंस होती है, इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वो कंसिडर करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले अगर डी डॉलराइजेशन होगा तो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म होगी और इंटरनेशनल लेवल पर सॉवरेनिटी कंट्रीज की वो बढ़ जाएगी। सो कंट्रीज कैन मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ यूएस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो यूएसए में जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, चाहे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, यूएस डॉलर की जो वैल्यू है अगर वो मैनिपुलेट की भी जाती है, उसका ज्यादा इंपैक्ट कंट्रीज पे पड़ना बंद हो जाएगा। इनहेंस्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। 2008 में पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए उनकी स्टार्टिंग यूरोप और यूएसए से ही हुई थी, और वो इस वजह से क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डॉलर पर डिपेंडेंट हो गई थी। अगर हम डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको प्रमोट किया जा सकता है। सो डाइवर्सिफाइंग रिजर्व हेल्प्स रिड्यूस एक्सपोजर टू करेंसी फ्लक्चुएशन। इसके साथ साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूएस को अपोज करती हैं, जो यूएसए की पॉलिसीज के साथ इत्तेफाक नहीं रखती है। अगर हम डॉलर को यूज करना कम करेंगे, डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है उसको रिड्यूस करेंगे, तो हमारे लिए ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप हो जाती है। सो यूजिंग ऑल्टरनेटिव करेंसीज कैन ओपन न्यू मार्केट्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स विद नॉन यूएस अलाइंड कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी कंट्रीज यूएस अलाइंड ही हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो यूएस अलाइंड नहीं है, रशिया, ईरान। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था जब इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। ईरान दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हुआ करता था इंडिया को, और ईरान उस टाइम भी इंडिया से जो पेमेंट लिया करता था वो डोमेस्टिक करेंसी में ले लिया करता था। इतने अच्छे रिलेशनशिप थे, लेकिन उसके बाद ग्लोबल लेवल पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, उसकी इकोनॉमी को आइसोलेट किया गया, और उस दौर में इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाया गया कि इंडिया भी ईरान के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को खत्म करे, और हमारा ईरान से आने वाला ऑयल इंपोर्ट 0 हो गया था। तो ये जो नॉन यूएस अलाइन कंट्रीज हैं इनके साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, हमारे लिए ऑल्टरनेट मार्केट जो है वो ओपन अप हो जाएंगे अगर हम डी डॉलराइजेशन को अडॉप्ट करते हैं। एंड डिमिनिश्ड यूएस मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस। तो ग्लोबल लेवल पर जो यूएसए में इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते हैं, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू चेंज होती है, और उसका इंपैक्ट जो बाकी कंट्रीज पर पड़ता है। आपने देखा होगा जब भी यूएसए में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, यूएस के बॉन्ड जो है ट्रेजरी बॉन्ड उनके रेट में चेंज आता है, दैट इंपैक्ट्स इवन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो इंपैक्ट पड़ता है फ्लक्चुएशंस का हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर, वो भी कहीं ना कहीं
रिड्यूस हो जाए। सो अगर आप देखते हैं, डेफिनेटली जो एडवांटेजेस हैं दे आउटवे द डिसएडवांटेजेस। क्यों? पूरी दुनिया की डिपेंडेंस एक ही करेंसी दैट इज डॉलर उसके ऊपर बनी रहे, क्योंकि जब तक डॉलर रिजर्व करेंसी बना रहेगा तब तक ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल सिस्टम में यूएसए का वर्चस्व, यूएसए का डोमिनेंस बना रहेगा। आज की तारीख में ब्रिक्स नेशंस यूएसए से कम नहीं है। ग्रुप्स एज अ ग्रुपिंग, ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग, ये एक पावरफुल ग्रुपिंग बनती जा रही है। इनफैक्ट हमारा एम है कि 2050 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। इनफैक्ट 2001 में जिम ओनील, जिन्होंने एक्रोनिम दिया था ब्रिक, उन्होंने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि 2050 तक जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें पीछे छोड़ देगा ग्रुप, ब्रिक्स ग्रुप। तो फिर ऐसे सिनारियों में क्यों ना अपनी डोमेस्टिक करेंसीज को प्रमोट किया जाए, क्यों ना डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम किया जाए। एंड इनफैक्ट अगर यूएसए के साथ ट्रेड कम भी होती है तो डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में बाकी कंट्रीज आपस में अपने ट्रेड को प्रमोट कर सकती हैं। तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस हमेशा खोजने चाहिए जो आपके ट्रेड को बढ़ावा दे सके। आई होप डी डॉलराइजेशन क्या है, कैसे डॉलर इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस समझ पाए। और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।